2023 आर्नोल्ड क्लासिक दोस्तों अब बस कल शुरू होने वाला है और हम लेकर आ गए हैं आज प्रेडिक्शन वीडियो। तो इस साल कुछ ऐसा हो गया कि 212 एथलीट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत साल से आर्नोल्ड वाले 212 डिवीजन तो ला नहीं रहे थे। तो एथलीट्स ने सोचा चलो हम ही अपनी डिवीजन बदल ले और वोट के मेंस बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में आ गए खेलने। तो 212 के हमें एथलीट्स इस बार देखने को मिल रहे हैं, जो है कमाल एल्गार्नी और शॉन क्लैरिडा। दोनों ही 212 चैंपियन रह चुके हैं और शॉन क्लैरिडा यहाँ पे 2 टाइम चैंपियन है 212 के, कमाल 1 टाइम चैंपियन है 212 के, बट दोनों चैंपियन है। इसके अंदर में अगर हम बात करें तो हमें एक मिस्टर ओलंपिया देखने को मिल रहा है, जो है बिग रैमी, क्योंकि इनके अलावा और कोई भी मिस्टर ओलंपिया नहीं है इस लाइनअप में। इसके अलावा अगर आर्नोल्ड क्लासिक चैंप की बात करें तो इसमें विलियम बोनेक आर्नोल्ड क्लासिक चैंप रह चुके हैं, निक वॉकर रह चुके हैं, और बस सभी लोग अगर आप देखो इस लाइनअप में बड़े से बड़े दुनिया के शोज़ के चैंपियन रहे हैं। तो बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही कॉम्पैक्ट सा लाइनअप भी है। कॉम्पैक्ट इसलिए क्योंकि सिर्फ कुल मिला के 10 एथलीट्स हैं, तो देखने में और मज़ा आएगा। तो ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा ना जनता का, और ना ही वीडियोज़ बनाने में लंबी लंबी वीडियोज़ बनेगी। तो फटाफट से दोस्तों हम लोग टॉप 10 की प्रिडिक्शन कर डालते हैं। आप इस बार दोस्तों प्रिडिक्शन मैं करने वाला हूँ सीधी स्टार्ट, यानी फर्स्ट से लेके 10th तक। इसका रीज़न एक बहुत बड़ा है, क्योंकि विनर हमारे दिमाग में बहुत हद तक क्लियर है। अभी ये र्यूमर है कि मतलब ये स्पेक्यूलेशन है एक्चुअली कि निक वॉकर इस कंपटीशन को जीतेंगे, और बहुत हद तक मेरा भी कुछ ऐसा ही सोचना है कि निक वॉकर को हरा पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। इसीलिए जब हमें विनर पता ही है तो प्रिडिक्शन सीधी ही स्टार्ट करते हैं। मतलब होने वाला अगर हमें विनर का अंदाज़ा है तो प्रिडिक्शन को सीधा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वाले लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स प्लेस होंगे उसको जानने में बड़ा मज़ा आएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे सेकंड नंबर एथलीट की। तो निक वॉकर का मैंने आपको क्लियर कर दिया, बिकॉज निक एक ऐसे एथलीट है ना जो बहुत ज़्यादा अभी भी फोकस इस चीज़ पे कर रहे हैं कि उनको अपनी वेस्ट को स्ट्रीमलाइन करना है, उनको अपनी क्रिस्पीनेस को इंक्रीज़ करना है। प्रपोर्शन सब उनके बेहतर होते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी मसल्स को इंक्रीज़ करना है, हल्की सी चेस्ट बढ़ा ली, हल्की सी बैक में थिकनेस, हल्के से लैट्स में साइज़। वो बहुत ही माइनर इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। मेनली अपनी कंडीशनिंग को सबसे पहले वो प्रायोरिटी पे रखे और अपने प्रपोर्शंस को। उनको पता है कि आज गेम की डिमांड है स्मॉल वेस्ट, मेरा एक वीक पॉइंट था, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग करा, अब उनको और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो आई थिंक वो बहुत ही सेफली खेल रहे हैं, लगातार इंप्रूव करते जा रहे हैं और कोई बड़ा एक लीप नहीं ले रहे, कोई बड़ी एक चेंज नहीं कर रहे अपनी प्लानिंग में। तो मेरे हिसाब से निक वॉकर इस बार भी सारे एथलीट्स को हरा करके इस टाइटल को जीत जाएंगे। ये मेरा टेक है उनके लिए, इसलिए मुझे लगता है आर्नोल्ड क्लासिक का इस साल 2023 का टाइटल निक वॉकर के खाते में जाएगा। और ये इनकी बिल्कुल अभी रिसेंट फोटो है जिसमें कि ये बेहद ड्राई लग रहे हैं और इनकी चेस्ट में फाइबर्स आपको दिखेंगे, तो बहुत ही फिनोमिनल इनकी कंडीशनिंग लग रही है। सेकंड नंबर एथलीट की बात करूँ तो बहुत टफ था दोस्तों चुनना, पर मैंने यहाँ पर फिलहाल डाला है विलियम बोनेक को। विलियम के ऊपर ना एक भरोसा है। विलियम ने आज तक कभी भी आर्नोल्ड क्लासिक में कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। चाहे वो पिछले साल का आर्नोल्ड हो, बहुत अच्छे आए थे, उनको विनर होना चाहिए। चाहे उससे पहले 2020 के आर्नोल्ड की हम बात कर ले, उसमें भी विलियम बोनेक चैंपियन थे जब इन्होंने बिग रैमी और डेक्स्टर जैक्सन को हराया, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। 2018 के आर्नोल्ड में भी ये चैंपियन थे जब इन्होंने डेक्स्टर को हराया था। विलियम का आर्नोल्ड में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहुत ही सॉलिड, इवन दो ओलंपिया में ज़रूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, पर आर्नोल्ड के वो किंग रहे हैं। अभी अपने लाइफ में डाउन ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस देखते हुए अगर आप उनके अपडेट्स पर नज़र डालो, आपको लगेगा, दिखाई देगा कि विलियम बोनेक अच्छे दिख रहे हैं और उनकी चेस्ट जो एकदम दबी हुई चल रही थी अभी थोड़ी बेहतर लग रही है। ओवरऑल बॉडी की कंडीशनिंग अच्छी है, सेपरेशन लेग्स का आपको अच्छा दिख जाएगा, क्रॉस ट्राइशंस हैं, और सबसे बड़ा फोकस इस बार इनका है अपनी वेस्ट को लेकर के। इनको स्मॉल मिड सेक्शन लाना है, एब्स एंड थाई का पोज इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार का, इनका ये ऐसा कहना है, क्योंकि पिछले साल इनके मिड सेक्शन का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था ओलंपिया में 2022 के अंदर का। हालांकि उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, ब्लोटिंग बहुत वजहों से हो सकती है, लेकिन एब्स एक अच्छा इनका पोर्शन नहीं है, तो मिड सेक्शन इस बार इनका कंट्रोल नज़र आ भी रहा है। देखते हैं स्टेज पे क्या करते हैं, मेन तो स्टेज की ही बात होती है, और किस तरीके से एक अच्छी फुलनेस, एक अच्छा सेपरेशन लेकर के जाएंगे। हमें याद रखना चाहिए दोस्तों, पिछले साल के आर्नोल्ड में विलियम बोनेक ने मोस्ट मस्कुलर का अवार्ड जीता था, यानी इतनी ज़्यादा वो मसल्स कैरी कर रहे थे बाकी सब एथलीट्स से ज़्यादा। ब्रेंडन करी को भी उन्होंने छोटा कर दिया था, बाकी सब एथलीट्स को भी उन्होंने अपने आगे छोटा कर दिया था। तो विलियम बोनेक को हमें कम नहीं हाँकना चाहिए, इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर सेकंड पर रखा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, तो मेरा ये सोचना है। आप लोग बताओ, आप लोग एग्री करते हो कि नहीं उनकी पास्ट जर्नी से? मैंने उस बिहाफ पे उनको रखा है और मुझे लग रहा है विलियम कुछ ना कुछ बढ़िया कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात करता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर आ सकते हैं बिग रैमी। अब बिग रैमी को यहाँ पर डालने का मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि रैमी ना ओवरऑल अभी भी
अच्छे दिखते हैं। देखो अभी तक भी वो मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, तो इतने ख़राब नहीं आएंगे कि बिल्कुल ही एक 6th-7th नंबर पर चले जाए। मुझे लगता है कि उनको फेवर करेंगे जजेस इस बार आर्नोल्ड में। देखो ओलंपिया में वो 5th आए थे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ना तो हार्डी शुपन है, ना फिर ब्रैंडन करी आ रहे हैं, और ना ही यहाँ पर डेरेक आ रहे हैं। तो आई थिंक बिग रैमी यहाँ पर 3rd आ सकते हैं, ये मेरा इसमें सोचना है। मुझे लगता है बिग रैमी अभी भी इतना ज़्यादा ओवर शेडो कर जाएंगे दूसरे एथलीट्स को मसल्स वाइज, और कहीं कहीं पर कुछ कुछ पोजेज उनके इतने स्ट्रॉन्ग बैठते हैं कि वो ज़्यादा करके पोजेज में अपने से बाकी के सब दूसरे एथलीट्स को हरा देंगे, लेकिन निक वॉकर विलियम बोनैक को शायद ना हरा पाए, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए मैंने यहाँ पर 3rd पे बिग रैमी को डाला। देखते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि बिग रैमी की भी बहुत ही कंट्रोल्ड वेस्ट है अपने फ्रेम और अपने साइज़ को देखते हुए, लेकिन सेपरेशन और क्रिस्पीनेस में हमेशा कमी, हमेशा मात खाते हैं वो। लेकिन 3rd पर मेरा उनको डालने का ये रीज़न है कि उनके बाद वाले एथलीट्स मुझे लगता है उन्हीं के जितने क्रिस्पी रहेंगे। रैमी से ज़्यादा शार्प सिर्फ एक और एथलीट आ सकता है, और उसको मैं अभी डालता हूँ 4थे नंबर पे। तो 4थे नंबर की अगर बात करता हूँ तो ये नंबर मेरे लिए इतना टफ है कि मैंने इस 4th नंबर के एथलीट को डाला था 2nd नंबर पर इनिशियली, और ये एथलीट कुछ भी कर सकता है। मेरा यहाँ पर दोस्तों मतलब है कहने से एंड्रयू जैक्ट के लिए। एंड्रयू जैक्ट ये एथलीट, सच में मुझे इस एथलीट पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इनकी प्रेप इस बार की जा भी बड़ी अच्छी रही थी। अगर हमने कुछ टाइम पहले जनवरी में इनको जब देखा था, बहुत ही अच्छा इन्होंने मोस्ट मस्कुलर का शॉट डाला था, बहुत ही पहले लग रहा है कि तैयार हो गए हैं इस बार कंपटीशन के लिए। एंड्रयू स्टेज डे वाले दिन पीक भले ही ना कर पा रहे हो अभी तक उतना अच्छा, बट फिर भी कोई बहुत ख़राब कंडीशनिंग नहीं लेकर आते। आप इनको सैमसन दौदा से डायरेक्ट कंपेयर कर लो, सैमसन से इनकी मच बेटर कंडीशनिंग थी इस बार के ओलंपिया में। मुझे नहीं समझ आया कि सैमसन को क्यों जजेस ने इस बार 6th नंबर पर डाला था। मुझे एंड्रयू जैक बहुत अच्छे उस जगह पर एक बॉडी बिल्डर दिखाई दे रहे थे, चाहे फ्रंट लेट स्प्रेड की बात कर लो, चाहे फ्रंट डबल बाइसेप की बात कर लो, चाहे साइड चेस्ट पोजेस की बात कर लो। बहुत सारे पोजेस एंड्रयू जैक के उस टाइम पे भी अच्छे थे। मेरा ये मानना था उनको 6th आना चाहिए था। सैमसंग से तो मुझे वो मच बेटर लगे शार्पनेस में भी और मसल साइज में भी। फिलहाल मुझे लगता है यहाँ पर एंड्रयू इस बार ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इस आर्नोल्ड के लिए, और बेहतर ही आएंगे। और एक कंडीशनिंग जो उनकी हर बार लैक हो जाती है, मिस हो जाती है, इस बार उसको पकड़ के ज़रूर चलेंगे। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखते हुए मैंने उनको यहाँ पर 4th पे रखा है। बाकी इस एथलीट का कोई भरोसा नहीं है। इस एथलीट के प्रपोर्शंस क्योंकि बहुत अच्छे हैं, मसल्स बहुत अच्छे से पॉप करती हैं, ये एथलीट 2nd प्लेस भी अपनी ले सकता है, क्योंकि ये अभी उभरते हुए एथलीट है। इनकी बॉडी में कमियां नहीं आ रही है, इनकी बॉडी अभी कमियों को दूर करती जा रही है। इनका अभी पीक टाइम नहीं आया है, ये उस पीक को टच करने वाले हैं कुछ टाइम बाद, कुछ सालों में। वहीं जो दूसरे एथलीट्स हैं ना ऊपर के, बिग रैमी, विलियम बोनैक, ये अपनी पीक से नीचे उतरना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए एंड्रयू जैक्ट मैंने बोला मेरे को बहुत भरोसा है इस एथलीट पे, लेकिन फिलहाल मैं इनको 4th पे डालता हूँ। बाकी आप बताओ, आपको लगता है 2nd पर 3rd पे कहीं आ सकते हैं? 5th नंबर मेरे हिसाब से यहाँ पर सैमसन दौदा का जाना चाहिए। सैमसन कोई अपनी प्रोग्रेस पिक नहीं डालते हैं, वही पुरानी पिक्चर्स दिखाते रहते हैं, लेकिन उनका भरोसा इतना ज़्यादा है कि वो इस बार आर्नोल्ड में फर्स्ट आएंगे, उनका ऐसा कहना है। और इस बार पब्लिक सपोर्ट पता नहीं उनको कितना मिल रहा है, लेकिन आई थिंक सैमसन का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है इस आर्नोल्ड में जाने के लिए, और इस कॉन्फिडेंस के अच्छे होने की बहुत बड़ी वजह है वो ओलंपिया में 6th आए हैं। ऐसी प्लेसिंग एक बॉडी बिल्डर को कॉन्फिडेंस तो देगी ही देगी। बाकी सैमसन ने अपनी एक ये वीडियो फुटेज डाली थी जिसमें कि ये कंपेयर करते हैं 3 days आउट 22 ओलंपिया की प्रेप को अभी 1 week आउट आर्नोल्ड की प्रेप से, और डेफिनेटली इसमें मैं बोलूँगा एक्चुअली में अच्छे लग रहे हैं आर्नोल्ड वाली प्रेप के लिए। ऊपर से लाइटिंग भी अपना कमाल दिखाती हुई नजर आ रही है, पर इसमें देखा जा सकता है कि सैमसन की जो बैक है ज़्यादा अब 3D लग रही है। मे बी लाइट अगेन इसके पीछे एक फैक्टर हो। ग्लूट्स इनके थोड़े से और ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं और ज़्यादा फुल भी लग रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो कर रहे हैं। और इसी तरीके से इनके हैमस्ट्रिंग्स भी अब ज़्यादा विजिबल है, ज़्यादा ड्राई है, और कैव्स भी। बाकी देखते हैं स्टेज पर सॉफ्ट आते हैं या इसी तरीके से जिस तरह इन वीडियोज़ में दिख रहे हैं इसी किस्म से हार्ड आते हैं, क्योंकि पुराने एथलीट्स की ओर से 90s के लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स की ओर से अभी इनको काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म मिले हैं कि इनको कंडीशनड डीपली सेपरेटेड अपने मसल्स को दिखाने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या करते हैं। 6ठा नंबर, तो 6th नंबर पर मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आ सकते हैं शॉन क्लैरिडा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए इनको यहाँ पर 6th पे डालना, क्योंकि बहुत टफ है क्लैरिडा क्या करने वाले हैं। पर इस बार जिस तरीके से इनकी प्रेप जारी है, थोड़ा कम लग रहा है चांस के ये ना अच्छी प्लेसिंग लेकर के आ पाएंगे। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि शॉन क्लैरिडा एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें कि दूसरे लोगों का एक स्ट्रॉन्ग जोन है वो है। जैसे कि यहाँ पर बात करता हूँ मैं साइज़ गेम, साइज़ शॉन क्लैरिडा कितना मर्जी लेकर आ जाए, लेकिन उतने अच्छे, उतनी डिफाइंड मसल्स उनकी नहीं दिखने वाली जितने
अच्छी उभरती हुई मसल्स बिग रैमी की दिखती है जब वो पोज करते हैं, क्योंकि रैमी के पास मसल्स ही बहुत सारी है। सैमसन दौदा पे मसल्स ही बहुत सारी है, एंड्रयू जैक्ट पे भी यही केस है। तो इसलिए शॉन क्लैरिडा का वो कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है ज़्यादा मसल्स होना, लेकिन अपने फ्रेम के हिसाब से उनके पास इतनी मसल्स पहले से थी कि वो अगर कंडीशन आते, उतने हार्ड, उतने ग्रेनी सेपरेटेड आते, तो इन एथलीट्स को ज़रूर से एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज दे सकते थे। पर इस बार देखने में ऐसा लग रहा है कि क्लैरिडा अपने स्ट्रॉन्ग जोन में ना खेल करके दूसरे एथलीट्स के जोन में जा रहे हैं और साइज़ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कितना मर्जी साइज़ अचीव कर लें, बिग रैमी जितने बड़े नहीं दिखने वाले। तो ऐसे में अगर वो ओवर साइज जाते हैं, अगर, तो उनके प्रपोर्शंस तो बिगड़ेंगे, प्लस वेस्ट कंट्रोल करने में भी उनको दिक्कत होगी, जो हमने पिछले साल के ओलंपिया में भी देखा था, और ऐसे में उनका गेम ख़राब हो सकता है। तो मुझे इस बार इसीलिए इनका चांस कम लग रहा है। बाकी हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, ये एकदम कंडीशन आ जाए, एकदम अच्छे दिखे, लेकिन फिर भी जहाँ बिग रैमी के लेग्स दिखेंगे बड़े, या निक वॉकर के लेग्स, या फिर एंड्रयू जैक्ट भी, इन जैसे एथलीट्स के आगे शॉन क्लैरिडा के लेग्स दिखेंगे कैसे? क्या बहुत ख़राब, बहुत छोटे दिखेंगे, या फिर क्लैरिडा किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को भी मैनेज कर लेंगे? इस चीज़ की मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है शॉन के लेग्स और बिग रैमी के लेग्स के बीच में, ना हाइट का कंपैरिजन, ना साइज़ का। तो वो चीज़ थोड़ा मैं देखना ज़रूर चाहता हूँ। बाकी आप बताओ, आपको लगता है क्लैरिडा अपनी गेम को सही डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं? आपको लगता है कि वो सेकंड आ सकते हैं, या इवन इस गेम को जीत भी सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों को इनिशियली ये चीज़ लग रही थी। तो क्या अभी तक भी आपको ऐसा लग रहा है? मुझे बताओ ज़रूर। फिलहाल मैं तो इनको डालता हूँ 6th पर। 7th नंबर मेरे हिसाब से इस बार कमाल का रहने वाला है। कमाल का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो है एक इनकम्प्लीट एथलीट आज के ज़माने में। यहाँ पर जब बिग रैमी खड़े होंगे और उनके लेग्स दिखेंगे ना, और निक वॉकर के लेग्स, एंड्रयू जैक्ट के लेग्स दिखेंगे, तो कमाल कहीं खड़े हुए दिखाई भी नहीं देंगे उनके आसपास, बिकॉज कमाल का सबसे वीक पॉइंट ही उनके लेग्स है। लैट्स भी उनके कोई वाइड नहीं है, जितने चौड़े उनकी फ्रेम है ना, उस हिसाब से उनके लैट्स कम रहे हैं हमेशा से। उनके लैट्स और बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, पर अब उनकी कोई उम्र नहीं है ग्रोथ करने वाली। वो जैसे आज तक दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है डाउन हो जाए, क्योंकि अब जो उनका वो स्टमक है वो उतना ज़्यादा कसा हुआ नहीं दिखता, एब्स उतने ज़्यादा एकदम प्रोट्रूड करते हुए नहीं दिखते, एज रिफ्लेक्ट हो रही है उस जगह पर। कमाल इस बार किस वज़न पे आएंगे ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि 212 के अंदर तो उसी रेंज में रहना पड़ता था। अभी ये कह रहे हैं कि 225 228 के आसपास हमें दिखाई देंगे, तो डेफिनेटली काफ़ी फुल दिखाई देंगे। और हाल ही के अपडेट्स को देखते हुए भी ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि इनकी बॉडी फुलनेस पकड़ रही है। उस चक्कर में कंडीशनिंग तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी, वो भी मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने ओपन में खेला था तो उतने शार्प नहीं थे। अब कमाल उतने ज़्यादा शार्प अब लगते भी नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है मात खाएं, लेकिन फिर भी कमाल की जो शार्पनेस है दूसरे बड़े बॉडी बिल्डर से तो अच्छी रहने वाली है। और बैक डबल बाइसेप इनका हमेशा से बहुत इंप्रेसिव पोज रहा है, तो बहुत सारे एथलीट्स को उधर तो एक खा जाएंगे। बस एक पोज इतना खतरनाक है, बाकी सब पोजेज में वो कहीं ना कहीं आपको कम दिखेंगे, इनकम्प्लीट दिखेंगे, प्रपोर्शंस कम है उनके, इसलिए 7th नंबर। 8th पर अगर बात करता हूँ तो अकीम विलियम्स। अकीम ने कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशनिंग नहीं अपनी दिखाई करियर में, एक्सेप्ट 2020 के ओलंपिया में जब वो 6th आ गए थे। उसके बाद से अकीम लगातार गिरे हैं, तो कुछ नहीं कह सकते ऐसे एथलीट के लिए जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आता हो, जिसकी मसल्स ग्रेनी ना हो। बैक तो बेहद वीक उनका पोज है, स्पेशली बैक डबल। जहाँ अभी तक मैं कमाल की तारीफ़ कर रहा था बैक डबल की, वहीं अकीम का सबसे वर्स्ट बैक डबल बाइसेप है पूरे बॉडी बिल्डिंग लाइनअप में। कुछ ऐसा समझ लो जैसे कि पॉल डिलट आते थे ना अपने ज़माने में, अकीम विलियम्स ऐसे हैं बैक डबल करने में। इसलिए 8th पर रखता हूँ। 9th की बात करूँ, जस्टिन रॉड्रिग्यूज मेरे हिसाब से 9th पर आ सकते हैं, क्योंकि जस्टिन ने कुछ भी नहीं करा पिछले साल से, और अभी भी उम्मीदें कम ही लग रही है कि वो कुछ फिनोमिनल कंडीशनिंग अपनी लेकर के आएंगे। डीप सेपरेशन उनकी बॉडी हमेशा से बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, और लगातार खेलते रहने से उनकी बॉडी सिर्फ थक रही है, वो एक स्ट्रेस में दिख रही है। और स्ट्रेस में चल रही बॉडी को ना पीक करवाना बहुत मुश्किल रहता है। आप जिस हिसाब से उसको एकदम हार्ड ग्रेनी लाना चाहते हो, बॉडी उस तरीके से स्टेज रेडी हो नहीं पाती है। तो फ्रेश होगी ना जब बॉडी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, पर अब उनको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। इस आर्नोल्ड के बाद कह भी रहे हैं एक लंबा रेस्ट लेंगे। 9th नंबर पे इसलिए उनको रखा। 10वां नंबर हम सबके फेवरेट एथलीट पैट्रिक मोर का। पैट्रिक मोर को फाइनली याद आ गया कि वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, तो कम्पीट करने के लिए दोबारा से उतर आए कुछ सालों बाद। कहाँ गायब थे, क्यों, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं हमें मालूम। क्या इंप्रूवमेंट्स करें आप देख सकते हो, इन्होंने एक्चुअली में कुछ भी इंप्रूवमेंट्स नहीं करे इन 2 सालों में, 3 सालों में। और 2019 में हमें दिखाई दिए थे फर्स्ट टाइम ओलंपिया में, जब रॉनी कोलमैन से सीधा इनका कंपैरिजन कर दिया गया था, जो कि काफ़ी सही था, बिकॉज 92 के कोलमैन के बराबर तो ये आ ही रहे थे। जेनेटिक्स ही इतनी सुप्रीम है इस एथलीट के, पर जेनेटिक्स होना एक अलग चीज़ है, और उनका यूज़ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जो यूज़ कर पाता है वही चैंपियन माइंडसेट का एथलीट कहलाया जाता है। पैट्रिक पे चैंपियन माइंडसेट बिल्कुल नहीं है। इनसे ऊपर के सारे एथलीट्स एक्चुअली में इनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग नज़र आते हैं, बिकॉज उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करे हैं, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर करे, पर पैट्रिक वैसे के वैसे ही है। तो इसलिए 10th नंबर पर इनको मैं रखता हूँ। फिलहाल दोस्तों यही थे सारे के सारे मेरे टॉप 10।
आप बताओ, आपको लगता है निक वॉकर इस बार जीतेंगे? कितने उनके चांसेस है, या फिर कोई और एथलीट आपके दिमाग में हो, बताना ज़रूर। फिलहाल आर्नोल्ड का जो शेड्यूल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस बार दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि आर्नोल्ड एक 2 डे इवेंट बन गया। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था 2022, इस बार भी ऐसा हो रहा है। यानी कि एक दिन होगी प्री जजिंग 4 मार्च को, 5 मार्च को होंगे फाइनल्स। तो इस बार ऐसा है, ओलंपिया की तरह ही जैसे कि चल रहा है ना, तो सुबह सुबह ही आपको देखने को मिलेगा। सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको आर्नोल्ड क्लासिक की प्री जजिंग देखने को मिल जाएगी 4 तारीख को, और सुबह 5:30 बजे 5 तारीख को आपको फाइनल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब आर्नोल्ड में एथलीट्स को 2 बार पीक करना होगा दोनों दिन, यानी कि जो एथलीट पहले दिन अच्छे से पीक कर गया उसको दोबारा वो चीज़ अब रिपीट करनी पड़ेगी। एक टफ चैलेंज है। वहीं ऐसे एथलीट्स जो पहली बारी में गड़बड़ी कर देते हैं, दूसरा दिन उनके लिए एक गलती सुधारने वाला दिन रहेगा और वो बेहतर आ सकते हैं। तो इस तरीके से इस बार चलने वाला है और कवर हम करेंगे। फ़िलहाल आज रात 11 बजे होगी क्लासिक फिजिक की प्री जजिंग इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, और इस बार पैसा देना पड़ेगा। वैसे अभी ये कुछ सालों से पैसा मांग रहे हैं। अभी अगर पैसे देने हम जाएं तो $60 ये मांग रहे हैं, जो बन जाते 4,900 कुछ रुपए, जो एक बहुत बड़ी रकम है। लगभग 5,000 रुपये आप पे कर रहे हो। इतना तो ओलंपिया में मांगते हैं वो लोग पिछले साल। इस बार आर्नोल्ड में भी ये लोग इतना ज़्यादा मांग रहे हैं, तो प्राइस बढ़ता जा रहा है और काफ़ी टफ होगा फैंस के लिए ऐसे में आर्नोल्ड क्लासिक को देखना। फिलहाल मैं तो कवर करूँगा, ये तो आपको बताता रहूँगा सारी चीज़ें जो भी इसमें चलेंगी। और बस दोस्तों, यही था अभी इस वीडियो में। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।